दिल्ली चक्कर काट रहे हैं कि हम भी भाजपा में आने वाले हैं। आप ही लोग कल तो दिल्ली से वापस आए हो। सब लेने के लिए आवेदन लंबी है और उस पर पुनर्विचार चल रहा है। बघेल जी, आपका क्या इरादा है? आदरणीय मंत्री जी, अभी जितने सांसद है ना, वो कांग्रेस से जाके बने। आप क्या नहीं बन पा रहे थे इसलिए बने हैं ना। प्रश्नकाल श्री बघेल लक्ष्मण। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से बस्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज के द्वारा डीएमएफ के तहत प्राप्त राशि के संबंध में पूछा था, लेकिन जो उत्तर आया है ये जानकारी गलत है। मैंने सिर्फ अपने विधानसभा के कौन कौन से राशि सैंक्शन हुई थी, कौन कौन से कार्य स्वीकृत हुए थे और कितनी राशि, इस संबंध में जानकारी उत्तर नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बस्तर विधानसभा में कौन कौन से कार्य स्वीकृत है और कितने काम स्वीकृत है। मुख्यमंत्री के प्रश्नों के उत्तर श्री ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री जी देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बस्तर विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफ अंतर्गत प्रत्यक्ष ग्रामों से वर्ष 2021-22, 22-23 एवं 23-24 जनवरी 2024 तक 2 करोड़ 4 लाख रुपए डीएमएफ मद में टोटल प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि में दंतेवाड़ा जिला खनिज न्यास से बस्तर जिला खनिज संस्थान न्यास को 430 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। प्राप्त राशि के विरुद्ध संबंधित ग्रामों को निर्माण अथवा अन्य कार्यों हेतु 34 करोड़ लाख रुपए की स्वीकृति बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। जो पूरी सूची है वो माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैंने सिर्फ बस्तर विधानसभा के लिए पूछा है। इतना करोड़ की बात कर रहे हैं, उतने करोड़ की सैंक्शन थोड़ी हुआ है। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बस्तर विधानसभा क्षेत्र है, जो माननीय सदस्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस क्षेत्र में 34 करोड़ रुपए के काम, 34 करोड़ 6 लाख रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं और पूरी सूची में सब माननीय सदस्य को उपलब्ध करा। ठीक है। स्वीकृत राशि में से ऐसे प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, ऐसे काम निरस्त हुए हैं क्या, तो आप बताने प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार के विभाग की ओर से एक बार शासी परिषद की बैठक बुलाकर उसका निर्णय किए जाने का एक निर्देश दिया गया है। राज्य स्तर से किसी कार्य को अस्वीकृत नहीं किया गया है, केवल शासी परिषद की बैठक बुला करके उसको रीचेक करने के लिए बोला गया है। तो अगर कोई कार्य, मेरे संज्ञान में नहीं है कि वहाँ पे कोई कार्य स्वीकृत किया गया है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न और करना है, तीसरा प्रश्न कर सकते हैं आप। अब मैंने यही चाहा था कि कौन से ऐसे कार्य अस्वीकृत हुए हैं, उसको बताने का कष्ट करेंगे करते हैं। चलिए, शासी परिषद की बैठक वहाँ पर लेने के पूरे प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश दिए गए हैं और उसी में तय किया जाना है। और वहाँ पे कोई काम अस्वीकृत हुआ है नहीं हुआ है, इस संबंध में मैं सम्मानीय सदस्य को कल तक जानकारी उपलब्ध करा। चलिए, कल तक जानकारी उपलब्ध कर देंगे। श्रीमती छात्री नंद, इसी में चलिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके आदेश पर जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी सर, पिछले बार जो शासी परिषद की बैठक हो चुकी है, उसमें जो काम स्वीकृत हो गए हैं, तो वो काम स्वीकृत माने जाएंगे या नए सभी कलेक्टर द्वारा अभी शासी परिषद के कोई 21 को, कोई 22 को, कोई 23 को बैठक बुला रहा है, उसमें मिक्स कर देंगे या उस काम को भी ख़त्म कर देंगे? इसके बारे में भी जानकारी आप दिला दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि शासी परिषद बैठक बुलाने का यह आशय नहीं है कि सभी के सभी कामों को निरस्त कर दिया जाएगा या पुराने कामों को पूरी तरह से अमान्य कर दिया जाएगा। शासी परिषद में बैठकर अगर कोई काम कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो या कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक हो या कुछ हो, तो उस तरह की चीज़ों पे शासी परिषद वहाँ निर्णय ले सकता है। और उस शासी परिषद की बैठक में सभी सम्मानीय विधायकगण उसमें उपस्थित होते हैं
और अगर कोई बात हो तो शासी परिषद में रख सकते हैं। और जो शासी परिषद की अभी बैठकें हो रही हैं वो आगामी कार्य योजनाओं की दृष्टि से हो रही हैं, और जो बेसिक गाइडलाइन है उसी के अनुरूप उसमें डिवीजन की हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना, प्राथमिकता वाले सेक्टर में कितना, इसको मूल रूप से तय करने के लिए अभी की शासी परिषद की बैठकें हो रही हैं, ताकि अभी जो और राशि आई है और भविष्य में लगातार आ रही है उसको भविष्य में और स्वीकृत करके विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके, ये उद्देश्य है। कहीं पे ऐसा मामला आता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे शासी परिषद में निरस्त कर दिया गया है, उसे कार्य कराने की आवश्यकता है, तो आदरणीय विभाग को देखने वाले मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी बता सकते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी कह सकते हैं, और एक लोकतांत्रिक सेटअप में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, इसी में जी 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 फिर वापस लौट के आ गए आप। नहीं, वो निरस्त की वाली बात है। शासकीय मतलब स्वशासी बैठक के बाद ही निरस्त हो गया। मेरी जानकारी में 2/1/2024 को हमारे बस्तर जिला में 5 काम निरस्त हुए हैं। बैठक तो नहीं, मैं कलेक्टर स्वयं निर्णय लेके बैठक निरस्त किया उसको। आप कह रहे हैं कि बैठक के 50 समीक्षा 50 उसका निरस्त होगी, लेकिन कलेक्टर के द्वारा ये 6 काम जो अपने स्टाफ डेम वगैरह का काम बनता, एक सिंचाई से योजना से संबंधित है, उन कार्य को 4 करोड़ 61 लाख रुपए का काम स्वीकृत था, उसको मतलब सितंबर में स्वीकृत था, उसको 2/1/2024 को निरस्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कलेक्टर ने निरस्त किया भी होगा तो उसे शासी परिषद में अनुमोदन लेना अनिवार्य है। शासी परिषद में अनुमोदन लेंगे तभी वास्तव में वो निरस्त की श्रेणी में आएगा। अनुमोदन अगर वो नहीं लेंगे तो उचित नहीं होगा, वो तो अनुमोदन वो लेंगे ही लेंगे अगर कोई कलेक्टर निर्णय लिया हो शासी परिषद। इसमें ये हो रहा है सर कि कलेक्टर जो डीएमएफ के अध्यक्ष होते हैं और जो एमएलए और अन्य जो मेंबर होते हैं वो सब एक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में अभी हम लोग बिलासपुर में ताज़ा अटल श्रीवास्तव जी भी थे, मैं भी था, सारे लोग थे। जो पुराने काम हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं उसकी उपयोगिता, गुणवत्ता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके उस काम को बदला जा सकता है, ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है। कलेक्टर कोई अपना निर्णय नहीं लिए हैं, इसमें मेंबर लोग लिए हैं, और मेंबर अगर लिए हैं साहब तो बदला जाएगा ही। हमको नहीं लग रहा है हमारे क्षेत्र में जो काम पहले मंजूर किए गए हैं वो ठीक है, तो उसको बदल के दूसरा काम दे देंगे। काम तो कलेक्टर को ही देंगे, मंजूरी कलेक्टर देंगे, लेकिन निर्णय उसमें हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए तो चलिए आखिरी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए। चलो, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शासकीय परिषद में जब प्रस्ताव पारित होंगे, एक्शन प्लान तैयार होगा, तो कितना % सदस्यों का सुझाव या प्रस्ताव से सम्मिलित होंगे, और चूंकि उसका अध्यक्ष कलेक्टर महोदय है तो कलेक्टर महोदय का कितना % रहेगा? सामान्य भाषा में प्रतिशत में बता दीजिए मेरे को। ये प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता है। नहीं परिषद वो तो आप उस स्वरूप में मत लीजिए ना, सवाल को आप घुमा रहे हैं। हमारी सुझाव, हमारे प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाएगा, कितना सम्मिलित किया जाएगा, वो 15% का ही चक्कर है। नहीं धर्मजीत, ये ठीक है ना, वो चक्कर तो खत्म हो गया जो आप बोल रहे हो। ये नया चक्कर में क्या है? कलेक्टर का प्रस्ताव होगा कि केवल हम लोग वहां बैठे रहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब % चलेगा, ये बता दें। यादव जी क्या % चाहिए तुम लोग पहले बताओ। माननीय मंत्री, मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पक्ष के विधायक साथियों के साथ भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। आप कृपया सदन में स्पष्ट कर दीजिए, सदस्यों % का मामला खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा, यही पूछ रहे हैं। आपको कितना % चाहिए आप तो क्लियर कर दीजिए। % का मामला पूरी जगह से समाप्त हो जाएगा। मैं नकदी ये बता दीजिए। विकास कार्यों में विधायकों को कितने % उनके वो सम्मिलित होगा एक्शन प्लान में, कार्यों में बोल रहा हूँ। आदरणीय सदस्य की मंशा को मैं समझ रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि कितना वो टोटल कार्य स्वीकृत होगा, उसमें कितने अमाउंट का कार्य विधायक के अनुशंसा पे स्वीकृत होगा, सदस्यों ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई
विधायक के कहने पे कितना, कलेक्टर के कहने पे कितना, जिला पंचायत सदस्य के कहने पे कितना, ऐसा कोई विषय नहीं होता अध्यक्ष महोदय। शासी परिषद एक कलेक्टिव निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है और उसमें निश्चित रूप से सभी सदस्यों के ओपिनियन का, विमत का ध्यान रखा जाता है। और आपको- मंत्री जी, एक मिनट, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं धरातल में अध्यक्ष देख जी। लीजिए, अगर आप जब अभी- अगले सदन अभी में आएंगे, 8-10 ये दिन आप पहले जो ही एक वक्तव्य मीटिंग दे रहे हुई हैं, थी। इसमें धरातल में यही होगा कि कलेक्टर के सारे प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, आप स्वीकृत एक मिनट होंगे सर, और एक हम मिनट, लोग आप आखिरी दस्तखत करके आ जाएंगे। ये धरातल में होगी यही। सुनिए, कुछ नहीं होगी। अभी तो जो चलिए ना धर्मजीत भैया, अगले बार आ जाएंगे ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ ना। एक बात बता दूं, हाँ। उसके बाद आप बोल लीजिए ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जी। अभी 8-15 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें 1 करोड़ रुपया का काम मुझे भी देने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए बोला गया और 1 करोड़ रुपया अटल श्रीवास्तव जी को भी देने के लिए बोला गया। इसमें कहाँ का भेदभाव हो गया? श्रीमती चादरी सुनिए ना, नंद, बस आप हो गया, अपने हिसाब से मत देखिए ना, आप काफी हो वरिष्ठ गया। हैं, सीनियर हैं, 12 मिनट हो गए। नयों के साथ क्या चलिए, होगा आप बैठो आप। देखिएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, शक्ति मेरा जिला है, मेरा कलेक्टर वहीं रहते हैं। उनने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए। ठीक है, उनको भी 1 करोड़ का दिया। मगर मेरे लोकसभा में कोरबा में मेरी पत्नी है, वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए, जबकि कोरबा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिशत का मतलब ये है कि साकी विधायक, आपके सांसद, आपके सदस्यगण, इनको कुछ आपने ऐसा तय किया है कि 20%, 25%, 40% कितना कितना काम देंगे? आप काम के बारे में बताइए। आप सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि पत्नी जी का चिंता कर रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसदों का क्या हिस्सा है, विधायक का क्या हिस्सा है? ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा गाइडलाइन में, नियम में कहीं पर ऐसा नहीं है कि कलेक्टर का प्रस्ताव ठीक है, कितना होगा, ठीक। विधायक का कितना बता होगा। दिया था आपने। अनौपचारिक स्तर पे रामविचार जी कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सुझाव, आप नेता प्रश्न प्रति- नहीं सुझाव कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी शासकीय जो परिषद बना, इसके पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। प्रभारी मंत्री आपके सरकार के समय में नियम कानून को ताक में रख करके प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया, नामित किया उनको। और डीएमएफ में जिस प्रकार से खेल चला प्रभारी मंत्रियों के द्वारा और कहीं से, वो अध्यक्ष महोदय, उसकी शिकायत हम लोगों ने मिल करके भारत सरकार में हम लोगों ने किया, बैठक में किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के आधार पर इसमें पूरा निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो और पूरे क्षेत्रीय समस्याओं, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां क्या जरूरत है, उसको देखते हुए ये निर्णय कर सके, इसलिए चेंज किया गया है महोदय। ये गड़बड़ियां तो आपके समय में हुई है, हमारे समय में गड़बड़ी नहीं होगी। और इसमें मैं आप सबसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी जो है पूरा निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। नहीं मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अगर आज इन मंत्रियों को अपने विधायक और अपने सांसद से ज़्यादा विश्वास कलेक्टर पर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर लोग व्यवहारिक रूप से जिसको जितना देना है काम का उतना दे दें, बाकी आप जांच करवा लीजिए। पूरे 5 साल के हमारे पास जितने भी हैं, फिर हम 15 साल का जांच कराएंगे। चलिए ठीक। छत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपला मैं प्रणाम करत हाँ, ओकर बाद सदन के जम्मो सम्मान्य सदस्य मन भी मैं प्रणाम करत हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ला ये पूछना चाहत हूँ, या माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मोर सवाल के जवाब दे गए हैं, ये मैं जानकारी दे हवे कि साल 2020-21 में 36 राइस मिलर्स, 2020-21-22 में 63 राइस मिलर्स और साल 22-23 में 34 राइस मिलर्स मन धान उठाव के पश्चात अनुपातिक रूप से चावल जमा नहीं करे हमें। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये 3 साल में कुल कतकी मीट्रिक टन चावल जमा नहीं करे गए हवे और निर्धारित समय के बावजूद चावल जमा नहीं करे, या ये मिलर्स मन के ऊपर में का कार्रवाई करे गए हवे?
मैं जानना चाहा था। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राइस मिलर जो है ये सन 21-22 में 7.44 टन 36 मिलरों के द्वारा, और जिसका कीमत होता है 2,63,000। 21-22 में अध्यक्ष महोदय 1.41 टन 63 राइस मिलरों के द्वारा, इसका कीमत होता है 48,121 रुपये। 22-23 में माननीय अध्यक्ष महोदय 1.12 टन, इसका कीमत होता है 48,034 राइस मिलरों के द्वारा। माननीय अध्यक्ष में बहुत थोड़ा मात्रा था, इसके एवज में हमने उन राइस मिलरों के ऊपर हमने कार्रवाई किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल की राशि से वसूली कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बताइए कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग उपार्जन आदेश 2016 के तहत कार्रवाई करे गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि असने राइस मिलर्स के ऊपर का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करेगी से, और अगर कार्रवाई नहीं करेगी से तो काबर नहीं करेगी से मैं जानना चाहता हूँ। ये तो प्रावधान के तहत ही किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कम चावल बचा था, जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय अब यहाँ पे 36 राइस मिलर का जो है मात्र 7.44 टन, इसमें अध्यक्ष महोदय वो लाट नहीं बनता था, इसलिए बहुत छोटा। खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारी मन के द्वारा मेसर्स राजवंश एसोसिएशन बागबाहरा और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज बागबाहरा के जांच करेगी। कस्टम मिलिंग बर उठाए गए धान और जमा करे गए चावल के भौतिक सत्यापन करेगी, जेमा मेसर्स राजवंश एसोसिएशन बागबाहरा में 13,146 कट्टा धान और मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल इंडस्ट्रीज बागबाहरा में 3,442 कट्टा धान कम मात्रा में मिलिस। तब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों मिलर्स के ऊपर में कार्रवाई करेगी सावे कि नहीं करेगी से, और अन्य जिला में भी ये सब धांधली हुआ थे, तो अन्य जिला के मिल मन भी का भौतिक सत्यापन कराया जाही। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ कोई भी राइस मिल कर शिकायत है दे उसको मैं देखवा लूँ। दूसर माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसर राज्य से आए धान चावल लग खपाए के खेल चलत हवे, बड़े पैमाने में ये खेल लग खेलत है मिलर्स मन मिल करके, और ये मन के मिली भगत से ये काम चलत है। मोर विधानसभा में अभी 28 प्रकरण बने हैं, जेमा 1060 क्विंटल धान जब्त करे गए हवे। का खाद्य विभाग द्वारा सभी राइस मिल के भौतिक सत्यापन करे जाही, ये जवाब दे दिन मंत्री महोदय। कोनो राइस मिल के चावल ला मैं ये जानना चाहता हूँ कि का कोनो राइस मिल के चावल ला एफसीआई द्वारा रिजेक्ट करे गए हावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा जानकारी, ऐसा शिकायत नहीं मिला है। कोई भी शिकायत हो तो मैं रिजेक्ट किए गए हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी चाह रही हैं। जी, जो भी जानकारी है एफसीआई के द्वारा, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। चलिए, उनको जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खेल मैं शुरू से कह चुके हूँ कि ये खेल जो है नाका से लेकर के एफसीआई गोदाम तक चला थे। बड़े पैमाने में धांधली हुआ थे, बाहर से चावल मंगाया जाते और सस्ते दाम में ये चावल मंगाते, जेमा राइस मिलर्स और एफसीआई के अधिकारी मन मिल करके काम ला करत हैं। और ये जो धांधली चलत है में स्टिकर मार्कर कनकी और क्वालिटी बर एफसीआई के द्वारा 6900 रुपए एक लाट में लिए जाते। तो कहीं ना कहीं ये बाहर से जो सस्ता चावल मिला के किसान मन से कनकी चावल खरीद के ये जो धांधली मचाते हैं, ये निश्चित तौर पे कहना चाहिए बहुत ही दुखदाई है। हमार जनता तक जो चावल पहुंचा थे वो साफ सुथरा नहीं पहुंचा, मिला के भेजे जाते। तो मैं एक निवेदन करना चाहा था कि असने क्वालिटी इंस्पेक्टर
और फूड इंस्पेक्टर तथा अन्य अधिकारी के ऊपर में का कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई हुई तो भौतिक सत्यापन पर मैं एक और निवेदन रखना चाहता हूँ कि जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, स्टेट वेयर हाउसिंग अधिकारी और राजस्व अधिकारी के सम्मिलित रूप से टीम बना करके सभी मिलर्स मन के भौतिक सत्यापन कराया चलिए, जाए। भौतिक सत्यापन सभी मिलरों का कराएंगे क्या? मूल प्रश्न ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी मिलरों का माननीय विधायक जी के पास कोई व्यक्तिगत कोई मिल का भी शिकायत है, बता दे, उसका मैं भौतिक सत्यापन करा दूंगा अध्यक्ष। चलिए, आपने कोई शिकायत है तो दे दीजिए। धन्यवाद। श्रीमती शेषराज। मैं आप ला उपलब्ध करा दहा। बहुत सारा मिलर्स मन है जेकर लिस्ट आप मन दे हो, ये मिलर्स मन के भौतिक सत्यापन होना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जैन मिलर्स मन चावल जमा नहीं करे हैं, एमन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई करिए, दोबारा मिलिंग के मौका नहीं देना चाहिए, ये नियम कथे। ठीक, चलिए कार्रवाई करें जो नहीं जमा किए हैं। जी अध्यक्ष महोदय, जो मिलर चावल जमा नहीं किए गए थे उसके संबंध में बता दिया हूँ। कोई भी राइस मिल का हो आप बता दीजिए जो भी शिकायत है। चलिए, बहुत श्रीमती शेषराज हरवंश। ठीक है, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रथम बार निर्वाचित विधायक हूं और मेरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिखित में जवाब दिया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। इसमें मेरा ये पॉइंटेड प्रश्न है। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अवैध रेत उत्खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। औचक निरीक्षण में एक प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें 72,000 रुपये समझौता शुल्क वसूला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे ही अतारांकित प्रश्न क्रमांक 39 के परिशिष्ट 47 में उसी अवधि में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में उत्तर स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से कौन से उत्तर को मैं सही मानूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में अभी जांजगीर चांपा जिले में एक रेत खदान चल रहा है ग्राम बोरसी में, अनुमति उसी को प्राप्त है आज की तारीख में। एक और अभी 15 फरवरी को प्रोसेस हुआ है। तो जो ये जानकारी दी गई है, 72,000 रुपये का समझौता शुल्क वसूल किए जाने का एक प्रकरण खनन क्षेत्र से बाहर किए जाने के कारण जो हुआ है वो इसी से संबंधित है। बल्कि जबकि जांजगीर चांपा में 21-22 से 23-24 तक रेत अवैध उत्खनन के परिवहन के अवैध उत्खनन का अलग केस बनता है अध्यक्ष महोदय, और परिवहन का अलग केस बनता है। तो रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में 22 प्रकरण दर्ज कर राशि 18,26,848 रुपये समझौता राशि वसूल किया गया है सारे खदानों का इस अवधि में अगर हम ऐड करें तो। और रेत के अवैध परिवहन के 733 प्रकरण दर्ज करके 68,53,224 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई है अध्यक्ष महोदय। जो 72,000 लिखा हुआ है उसी रेत उत्खनन के माननीय अध्यक्ष सदस्य ने उत्खनन से संबंधित उन्हें जो प्रश्न ड्राफ्ट किया है उसमें उत्खनन वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के केस का इसमें उत्तर नहीं दिया गया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि खदानों में से किसमें रेत के खनन के लिए लोडिंग और मशीनों का प्रयोग की अनुमति है? इन खदानों में अध्यक्ष महोदय किसी भी खदान में मशीन से लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति नहीं है। यह अनुमति पर्यावरण विभाग द्वारा जो इसी दिया जाता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, उसमें मेंशन होता है। और इन खदानों में किसी में भी मशीन के उपयोग की अनुमति नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभी खदानों में मशीन से रेत निकाला जा रहा है और सारे मापदंड को किनारे करके अधिकारियों के मिली भगत से सब लोग उसमें शामिल है। और इसमें इंडिकेट किया गया है एक रेत खदान का बोरसी का, जो कि उसमें भी दिया गया है कि रेत खदान स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, किसी को पर्यावरण की स्वीकृति नहीं हुई है। जबकि मेरे विधानसभा में पामगढ़ में, शिवरी नारायण में, देवरघाटा में और तनौद में एक दिन में कम से कम 80 से 100
हाईवा रेत निकाला जाता है तो वो किसके अनुमति से निकाला जा रहा है और उसको कहाँ से अनुमति मिली और कैसे उसमें स्वीकृति मिली है, मैं जानना चाहूँगी। बिना अनुमति के परिवहन हो रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई करके उनको जब्त बनाएंगे, उनको जब्ती बनाएंगे क्या? ये प्रश्न है मूल। एक ही प्रकरण में अध्यक्ष महोदय अनुमति है और जो बिना अनुमति के अगर बिना क्लियरेंस बस वही प्रश्न है उनका के कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से विभाग जब्ती बनाइए, कठोर कार्रवाई करिए, ये इनका प्रश्न है मूल। एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है एक। और दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए और ग्राम पंचायत के हमारे सरपंचों को जैसे पहली व्यवस्था थी वैसा दे दीजिए। अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन कम से कम ये बाहुबली और जो तहसीलदार को दौड़ा देते हैं, फॉरेस्ट वालों को पीटते मारते हैं या खनिज वालों को तंग करते हैं, इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो आप 15 दिन तक के हर घाट पे रोज चेकिंग करवाएंगे क्या? एक। और दूसरा, क्या आप विचार करेंगे कि इस प्रकार के इस ठेके को निरस्त कर दें? 200-250 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहाँ कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, रेत खदान जांजगीर चांपा के विषय पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है। शेषराज दीदी ने यहाँ पे प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से अभी रेत के विषय में नवापारा, अमोंदा और पीथमपुर गाड़ा पाली के सड़क बन रही है। दिन पे काम नहीं होता, एक तरफ दिन को सड़क बनाते हैं और रात को बड़ी बड़ी हाईवा उस सड़क को खराब कर रही है। तो आग्रह है कि तत्काल इस पर रोक लगा। एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, पर क्यों सड़क पे बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं और पोकलैंड के माध्यम से? तो कृपा करके अतिशीघ्र अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से 23-24 तक रेत के अवैध उत्खनन के टोटल प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि, अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए। जो गलत कर रहे हैं उसको विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्क्वाड है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक पूरा पखवाड़ा चलाइए जी। और जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं, कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए, इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब दे दिया।
रिकेश सेन जी, रिकेश, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना सुंदर जवाब आ गया, अध्यक्ष महोदय जी, एक इतना बहुत बड़ा जवाब आ गया, अभी दिनांक 17/2/2024 को पूरा जवाब दे क्षेत्र दिए। के ग्राम देवरघाटा कमरीद में अवैध रेत के परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर से कुचल के 16 वर्षीय बता दिए ना छात्रा सब। चंचल केवट की मौत हो गई। वो स्कूल जा रही थी परीक्षा दिलाने। चलिए ठीक, माननीय मंत्री जी से मैं मांग करती हूँ उसके लिए क्षतिपूर्ति की यही से घोषणा चलिए रिकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं चलिए रेत उत्खनन में बधाई देता हूं। आपको बधाई देते हैं हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका कि स्वागत पूरे करते देश में हैं। एक ठाकुर अध्यक्ष जी, चुनकर मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं, पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, एक नेता जी, पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है। पहली बार वो शेषराज जी ने पूछा है, उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे, उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम चलिए, सुनिश्चित बहुत करेंगे अच्छा। ही, करवाइए। और नियम से अध्यक्ष इतर महोदय भी, जी, नियम से अध्यक्ष इतर महोदय भी जी, स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम ठीक से है, हम ठीक है। उचित निर्णय लेवाने का प्रयास ठीक है रिकेश जी, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला 3 जिलों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। सरगुजा जिला, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला एवं सूरजपुर जिला, इन 3 जिलों में रेत के अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं। उत्खनन के और परिवहन के अलग अलग मामले दर्ज होते हैं अध्यक्ष महोदय। उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और जो पूरा डिटेल है जिला वाइज, उसकी सूची माननीय उनको जिलेवार से नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में अवैध जो खनिज जब्त किया गया है उसे कहां कहां रखा गया है? और क्या यह सही है कि थाना रामचंद्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफिया द्वारा डंप किया गया है? और कितने का अनुमति लिया गया और जहां जहां डंप है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? जो डंपिंग का परमिशन अध्यक्ष महोदय वो अलग से कलेक्ट्रेट के माइनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य का कंसर्न है, उनको शंका है कि गलत डंपिंग कहीं पर हुआ है, तो वो हमें बता दें, हम उसको निश्चित रूप से चेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात नहीं कहता सदन में, और लगातार आपके द्वारा जो मेरा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है। और उसमें अगर डंप किया गया और आपके उसमें उल्लेख भी इस बात का है कि खनिज को भी जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ जो जब्त किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दो, मेरा जवाब आ जाए, जवाब आने दो मूल प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है
राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा। और अध्यक्ष महोदय, जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी ये नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है। तो खनिज है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पे भी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है। इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज से जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी। इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है। और जब राशि जोड़ा गया है माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज? खनिज कहाँ रखा है? गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? क्या उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे अध्यक्ष महोदय यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम 1 हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग चाहिए चाहता हूँ। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं, उस पे आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पे आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर ये दोषी पाए गए तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष चलिए जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के, मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है। माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय ये बताया। माननीय सदस्य जी एक बार वो जांच के लिए बोल दे, उसके बाद फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इनकी आत्मा की शांति कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब मैंने पूरा डिस्पोज कैसे होता है प्रक्रिया, नियम माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को रखा है। माननीय सदस्य को कोई भी विषय है
तो उसको सदन के समक्ष रखना चाहे सदन के समक्ष रख दें, डिपार्टमेंट के रूप में बताना चाहे डिपार्टमेंट के रूप में रख दें, कहाँ पे गड़बड़ उसकी सूची पूरे आप दे रही सूची जांच करा मैं दे दिया, सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैं चाह रहा हूँ उसकी जांच हो जाए। दीजिए जांच कर सूची आप दे दें, हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इंद्र शाह मंडावी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रेत वाला हो गया, नहीं आपके प्रश्न आएगा देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, रेत में बहुत हो गया। वो सर बिलासपुर का कोई मामला है, अरपा का कुछ अरपा का मामला है अध्यक्ष महोदय। कहाँ सरगुजा से अरपा आ गया प्रश्न? विधायक चलिए एक छोटा प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भैया, सब आपने जवाब आप में प्रश्न अपने लगाइए बताया- ना, प्रश्न लगाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जवाब में बताया कि 12 अवैध उत्खनन के केस रजिस्टर्ड किए गए और 652 प्रकरण में अवैध परिवहन। ये अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन क्या है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि जब सरकार जो खदानें दे रही है, जिनको लीज पर दे रही है, जिनकी एनजीटी की परमिशन है, तो ये और सरकार कहीं पर डंप करने की भी परमिशन दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि आप रेत डंप कर सकते हैं। तो ये अवैध परिवहन के नाम पर जो छोटे छोटे किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। गांव-गांव में गांव अपने पंचायत के कामों के लिए अगर एक ट्रैक्टर निकालता है तो उसको 10,000 रुपये फाइन हो रहा है। तो इस नाम से जो अवैध वसूली का कारोबार अधिकारियों द्वारा किया गया, इस पर आपका क्या बात है? अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन, इसको क्लैरिफाई करें। और इसके नाम पर सिपाही से लेकर 108 का ड्राइवर तक वसूली कर रहा है और परेशान हो रहा है आम किसान जिसके पास एक ट्रैक्टर है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो कंसर्न रखे हैं वो थोड़े दूसरे साइड में, अभी तक जितना डिबेट चल रहा था उसमें, तो उन्होंने पहला चीज़ तो रखा है कि उत्खनन और परिवहन दोनों के केस के डिफरेंस करने की बात कही है। तो जैसे उत्खनन जो बिना लीज के कहीं पे खोदा जा रहा हो अध्यक्ष महोदय, कोई जेसीबी लगा हो, डंपर लगा हो और वहाँ लीज ही नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, वहाँ पे खोदा जा रहा है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल, उससे बाहर खोदा जा रहा है, वो अवैध उत्खनन के प्रकरण बनते हैं उसमें अध्यक्ष महोदय। और कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है और वो बिना रॉयल्टी के चल रहा है, बिना रॉयल्टी के चल रहा है, तो उसको जब सड़क पे पकड़ते हैं तो अवैध परिवहन का प्रकरण उसमें दर्ज होता है अध्यक्ष महोदय। टेक्निकली दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस है। बाकी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेकंड कंसर्न रखा है कि छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले या जो भी लोग हैं वो उनको प्रताड़ित ना किया जाए, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय दोनों विषयों पर हम ध्यान रखेंगे कि एक और गलत करने वाले बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोगों पर कार्रवाई हो। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है अध्यक्ष महोदय, कोई बाहुबली नहीं बचने वाला, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी महोदय, और दूसरी ओर छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले हैं जो अवैध, उनको भी नहीं करना है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए मान लीजिए कोई रेती ग्राम पंचायत के काम के लिए ले जा रहा है, कोई स्थानीय उपयोग के लिए ले जा रहा है, माइनिंग नियमों में इस तरह के स्थानीय उपयोग के लिए जो छूट के नियम है उसमें कोई कर रहा है, उसको अनावश्यक रूप से जाके कोई तंग करेगा, वो भी हम नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में एक भी मुरुम की खदान विधिवत तौर पर नीलामी पे नहीं है और पिछले 5 सालों से सरकारी कामों में मुरुम की सप्लाई हो रही है। ये अवैध उत्खनन में आता है, स्पष्ट तौर पर है। एक स्थिति ऐसी है कि बेलतरा विधानसभा के ग्राम खैरा और बामू के बीच में हाई टेंशन लाइन गिरने की स्थिति है। दूसरा, लछनपुर में एक रेत घाट हुआ है। लछनपुर में जो रेत घाट हुआ है वो आचार संहिता के दौरान प्रक्रिया में आती है। आचार संहिता के दौरान ही उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। 6 बजे से 6 बजे तक का उत्खनन का मामला है, वो भी लेबर से कराना है। वो पोकलेन में खुदाई हो रही है, अवैध भंडारण हो रहा है, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। और ऐसे ही अन्य मामले रेत घाट से संबंधित आप मंत्री जी को दे दीजिए। जी अरपा पुल की खुदाई कर दी गई है पूरे पिलहर की, मंत्री जी को जानकारी दे दीजिए। ठीक नहीं, इतने सारे प्रश्न। अब लास्ट नेता प्रतिपक्ष, एक छोटा सा, मैं ज्यादा आप कर लीजिए। चलिए रेत आप भी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे रेत खदान लीज पे नहीं दिया गया है, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कोंडागांव जिले का ही मामला है। और आए दिन रोज ट्रैक्टर और ट्रक छोटे छोटे कामों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए भी ले जाए जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। अधिकारियों से सीधा ये कहा जा रहा है कि हमारा क्या कर लोगे, ट्रांसफर ही कराओगे और क्या करोगे। तो नियम में कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे क्या, कहाँ जहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्या आ रही तत्काल लीज दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा। ठीक सुझाव है, ये भी जल्दी से लीज कर दीजिए। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, कई इम्पॉर्टेंट कंसर्न सदन में आए हैं, जैसे कि
छोटे गांव वालों को गांव में छोटे छोटे यूज के लिए क्या करना है, तो गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए मान लीजिए कोई घर बना रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जो अभी बनने चालू हो गए, 5 साल तक नहीं बन पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो चालू हो गए हैं। तो इस तरह के जो उपयोग हैं उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, उनको कोई नहीं क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए उनको निःशुल्क रेत ले जाने की अनुमति आपने दे दिया है? विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम यदि कर दिया है तो इसकी घोषणा कर दीजिए आप, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 18 लाख आवास बनने वाले हैं, उनको रेत ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप सहमत हैं तो आज बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, छोटे ट्रैक्टर से ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी रेत की जरूरत होगी उसके लिए हम लोग निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बड़ी बात होगी। अब आखिरी प्रश्न नेताजी का। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की व्यवस्था की है उसके लिए माननीय मंत्री जी को। ये प्रश्न नहीं है मगर एक सोचने की बात है, पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है, तो क्या रेत से तेल निकलता है? और यदि हाँ तो 1 टन रेत से कितना तेल निकलता है बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। इंद्र साहब मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये महिला बाल विकास कितना तेल निकल रहा है उसको तो बता देते कम से कम। रेत से तेल, कहा शराब से तेल, चावल से तेल, कोयला से तेल निकालने के वैज्ञानिक। अरे धर्मजीत जी, मेरे को जानकारी रेत तो से मिली तेल है, कहाँ निकल रहा है वो स्थान बता देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो यहीं बैठे हैं साहब, चलिए रायपुर में छोड़िए अब बड़े इसको। झारखंड में भी बताने गए थे कैसे निकलेगा तेल। इसकी चर्चा बंद करिए। यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। झारखंड में तो वही बॉटलिंग प्लांट देखने के विजिट के लिए गए थे। अभी उठा रहे हैं ना, अब 5 साल आप लोगों को करना नहीं है, ये 5 साल वही काम किए हैं। और सही बात तो ये है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी से कि अधिकारी प्रश्न किया था, उसका उत्तर तो मिला है मेरे को। पिटाई हुआ है 5 साल से काफी और उसके कारण में सब ये मामला बहुत सारे सुझाव आ गए। तो रेत का अब नया प्रश्न आने दीजिए। रेत का तेल निकालने वाले के ऊपर अब शिकंजा कसने का समय आ गया है। इसमें 67 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है। और आपको विदित है महोदय कि मोहला मानपुर में रहने के लिए घर नहीं है, हालांकि 18 लाख आवास बनेंगे तो चल जाएगा अभी। तो वहां पे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पर अभी मनरेगा से उसको पास कर लिए हैं, बता रहे हैं आज। प्रश्न कर लीजिए जी। तो आज मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं महोदय, आंगनबाड़ियों में 1 साल से वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्टिंग नहीं हुई है, तो इसकी पोस्टिंग कब तक कर देंगे? चलिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, रही बात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, तो अगर वहाँ आवेदन गया होगा, आवेदन जमा हो गए, साल भर हो गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए, इसमें विभागीय अधिकारी को जो परियोजना तय करता है उनसे बातचीत करके मैं उसको जल्दी करवाती हूँ। चलिए, हाँ, जल्दी आदेशित करने की कृपा करें। जी। फूल सिंह राठिया जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, रामपुर विधानसभा क्षेत्र जिला कलेक्टर को वर्ष 2022-23-24 15 जनवरी 2024 तक कितने जनप्रतिनिधि ने शिकायत की और कितने आवेदन का निराकरण हुआ, ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर कोरबा को प्रश्नावधि में 2 जनप्रतिनिधियों से कुल 8 आवेदन शिकायतों के प्राप्त हुए हैं। उनमें से 7 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है और 1 का निराकरण शेष। अध्यक्ष और कोई प्रश्न? अध्यक्ष महोदय, कोई आवेदन का निराकरण नहीं हुआ है अभी तक। जो भैंसमा बाजार में खुद शिकायत किया था, साप्ताहिक बाजार है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और अपना सड़क बुंदिया से आप चाहते क्या है, चाहते क्या हैं आप? जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये उसमें पहली मैं बार सदस्य बने, थोड़ा उनका प्रश्न आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप चाहते क्या है बता दीजिए बस। तो साप्ताहिक बाजार में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक भारी वाहन को माने नो एंट्री दिया जाए। ठीक, बताइए मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, जो ये डिटेल है 8 आवेदनों का और उनके निराकरण का, वो तो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा ही दूंगा। इसमें वो विषय नहीं है जिसका उल्लेख कर रहे हैं। उनका जो कंसर्न है अध्यक्ष महोदय, उसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे माननीय सदस्य के बात के अनुसार। नेता जी, मंत्री जी, आप उनको या मुझको ये भी बता दीजिएगा कि वो 2 साहिबान कौन हैं जिन्होंने कलेक्टर के पास शिकायत की है, जो जनप्रतिनिधि, और एक निराकरण के लिए बच गया है, वो कौन सा कार्य है, कौन सी शिकायत है जिसका निराकरण 5 सालों में नहीं हो पाया, वो भी बता दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, जो 2 जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये सारे विषय रखे हैं, उनमें ननकीराम कंवर जी हैं और पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल कंवर जी हैं। चलिए, हो गया। जो विषय पेंडिंग है वो उसका डिटेल मैं माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को। इंद्र कुमार साहू जी। मंत्री महोदय जी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद शिकायत किया हूँ अपना रिजदी चौक से बरबसपुर तक जो राखड़ रोड में पड़ा है, कई बहुत शिकायत माने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जनहानि हो रहा है। इसका माने मुझे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न आवेदन में दिया था, सूचना नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिटेल प्राप्त हुए हैं कलेक्ट्रेट में, उसका डिटेल यहाँ पे भेजा गया है। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होगा तो माननीय सदस्य से हम कलेक्टर को निर्देशित कर देंगे कि और कोई विषय होगा तो उसको भी निराकरण कराना सुनिश्चित। माननीय मंत्री जी, वहाँ राखड़ के शिकायत को शिकायत नहीं माना जाता, कलेक्टर राखड़ की शिकायत को नोट नहीं करता, मिसकम्युनिकेशन कुछ नहीं हुआ है। अब आप बता दीजिए, आदेश भेज दीजिए, विष्णुदेव जी की सरकार है, कि राखड़ के बारे में भी यदि कोई आवेदन दे, शिकायत करे, उसको भी शिकायत का दर्जा मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष जी का जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो लंबित का विषय रखा वो भी मैं उनको प्रस्तुत कर दूंगा। राखड़ के विषय को शिकायत नहीं माना जाता रहा होगा पिछले कार्यकाल में, हो सकता है अध्यक्ष महोदय। हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार निश्चित रूप से उसको शिकायत मानेगी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी लगता है 5 साल के कार्यकाल से बड़े दुखी हैं लगता है, तो निश्चित रूप से उनको इस बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय जी, दुखी नहीं हुए। बहुत अच्छा जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही पवित्र, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नेताजी वहाँ पर पवित्र आसंदी में बैठे थे, तो वहाँ तो कुछ ऐसा रहता नहीं है भैया। जो कुछ रहता है इसी तरफ रहता है, तो उसके कारण वो जानते थे कि राखड़ का शिकायत करोगे तो राखड़ का ठेका तो बड़े बड़े लोग लेते थे, जो पूजा पाठ कराते थे वो लोग। कोयले का ठेका, माननीय अध्यक्ष जी, वो जूस सेंटर में कटता था रसीद, वही जिसके कारण 40 रुपया टन वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी को ठीक करने को माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उन्होंने खुद शिकायत की है और वो शिकायत कलेक्ट्रेट में अभी है नहीं, जैसे आपने बताया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक विधायक को जो उसने शिकायत की है उसका कोई रेफरेंस वापस रिप्लाई भी नहीं मिलता, तो इसमें क्या कोई कार्रवाई का प्रावधान है, और यदि है तो क्या आप करेंगे? मुझे भी इसी में अध्यक्ष महोदय वो यदि जवाब ले। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी ने कहा था, जब ले आप मन के सरकार बने हैं तो रायगढ़ से मोर यहाँ आते राखड़, और मैं का शिकायत भी करे हैं कि रायगढ़ के फैक्ट्री के अब धन्य हमन भाई अब हमारे यहाँ भेजा था, वो शिकायत करे हैं। आपके माध्यम से निवेदन है कि रायगढ़ जिला के राखड़ मोर यहाँ कैसे आई, मोरे विधानसभा में आवत है, तो आप रोक लगाओ, आपसे निवेदन है भाई। चलिए, इंद्र कुमार साहू जी प्रश्न करें। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन बहुत हो गया प्रश्न, बस एक निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। तुम्हारे यहाँ कहाँ नदी है और रेत कहाँ है? नहीं, उसी प्रश्न नहीं न है। नदी है न रेत है कवर्धा में। नहीं प्रश्न दूसरा है, निवेदन है अध्यक्ष महोदय। रोज प्रश्न का जो प्रश्न किया प्रश्न का हो गया, जवाब दे दीजिए। वो सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आ पाते हैं। हमारे जो क्वेश्चन पीछे उसका नंबर नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक सुझाव। ठीक सुझाव है। माननीय सदस्य, चलिए प्रश्न करिए इंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष बस बहुत हो गया। खुद शिकायत की है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष इंद्र कुमार अपना प्रश्न करिए।
इन्होंने खुद शिकायत की है अध्यक्ष हो गया, आ महोदय, गया। उसका रिप्लाई तक नहीं मिल रहा है। आ गया। अगर इस विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधायक के पूरा जवाब आ गया। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कर पाएंगे अध्यक्ष नेता महोदय? प्रतिपक्ष 2 बार बोल चुके इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके उनके अधिकार का मामला है। एक विधायक अगर यहाँ पे अपनी बात नहीं रख पाएगा, अपने कुछ बताने रक्षा नहीं कर पाएगा तो कहाँ कर पाएगा? मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। कि वो उन्होंने रुक जाइए शिकायत की है। इसी विधानसभा में एक अरे कैबिनेट भैया, मंत्री ने आप विधायक आप बीच में खड़ा हो क्या जवाब दो? मैं रायगढ़ जिला के राखड़ का बात दिल बताओ। भाजपा कांग्रेस पिछले साल रायगढ़ जिला के राखड़ चंद्रपुर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या ये उनके अधिकार का मामला है? वो खुद बोल रहे हैं। चलिए उनको पूछ रहे, आप बैठ जाइए ना, उनका अधिकार है तो वो बोलेंगे। मैं तो हर बोलो भाई, क्या बोल रहा है? अधिकार है क्या? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, कुछ बोलोगे तो जांच करा देंगे, जांच करा देंगे। कुल मिला के क्या बोल रहे हैं पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, वो तत्काल कार्रवाई की मांग अध्यक्ष कर रहे महोदय हैं। जी, वो तत्काल अध्यक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, महोदय, उसको किया जाए। तत्काल कार्रवाई की जाए। चलिए मैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, उसका निराकरण कर दें इसका। हाँ बोलिए। उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए अध्यक्ष। बस कार्रवाई की जाए, पूछ रहे। निश्चित रूप से चलिए धन्यवाद। इंद्र कुमार साहू, अब हो गया खरम जी, हो गया। इसमें बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय सदन में ये घोषणा की कि अधिकारी को निलंबित किया जाता है। सदन के अंदर एक मंत्री ने घोषणा की कि अधिकारी को निलंबित किया जाएगा और उसके बाद भी वो आदमी निलंबित नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं। हर चीज में वही प्रश्न हो गया। अध्यक्ष मुख्यमंत्री के जिला मोरिया का भाई, एक विधायक जब खुद ये कह रहा है कि उनके शिकायत का रिप्लाई तक नहीं आ रहा है यार, उसका अरे भाई उसका जवाब आ गया, वो संतुष्ट हो गया। आप खड़े हो वकालत कर रहे हो। संतुष्ट नहीं हुआ है, उसको तत्कालीन चाहिए। अरे प्रश्न का जवाब आ गया, हो गया, बहुत हो गया, चलो बहुत हो गया। बैठिए बैठिए, आप प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय जी, इंद्र कुमार जी, आप बैठिए तो। क्षेत्र अंतर्गत आप बैठिए साहब। शराब विक्रय के संबंध में मैंने प्रश्न किया है। उत्तर तो दे दिया भाई। नहीं, अरे अध्यक्ष महोदय, कितने बार बोलेगा मंत्री? उसने शिकायत की है। आप बैठिए ना, आप तो बैठो, आप थोड़ी प्रश्न करता हूँ। क्या प्रश्न है भाई? चलो बोलो। वो संतुष्ट हो गया 4 बार, आप खड़े करते हो। आज तक रिप्लाई बोलिए, प्रश्न बताइए आप, क्या प्रश्न है? आप साफ साफ बताइए। आप बैठिए। राखड़ के संबंध में अध्यक्ष महोदय। बस ठीक है, बता दीजिए मंत्री जी। जी अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य का विषय है उसको निश्चित रूप से देखवा लिया जाएगा। चलिए ठीक और है। उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत अच्छा, जो बहुत नियम अनुसार। इंद्र कुमार साहू जी। अध्यक्ष महोदय जी, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब विक्रय के संबंध में मैंने जानकारी चाहा है, जिसमें जनवरी 2019 से 23 के मध्य लगभग 5 वर्षों में जो जानकारी दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 19-20 में केवल एक ही अवैध शराब विक्रय के संबंध में दिया है और 20-21 में 4, 21-22 में 1 और 22-23 में 11 और 23-24 दिसंबर तक 34 प्रकरण अवैध शराब बिक्री वालों का। मगर यहाँ प्रतिदिन अवैध शराब बिक्री का 67-68 प्रकरण दर्ज हो रहा है और इसमें जो गलत जानकारी दिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इतनी कम संख्या की जो जानकारी दिया गया है, या तो इससे विभाग की उदासीनता दर्शाता है या तो फिर इस मामले की क्या कार्रवाई। समय खत्म हो रहा है, प्रश्न कर लो जल्दी। मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूं कि इतने कम ठीक है, जानकारी ठीक है, कैसे प्रश्न करके बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस द्वारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नकाल समाप्त।